आइए आज बात करते हैं एक राजनीतिक विचारक के रूप में माइकल ओकसाट की। माइकल ओकसाट का जन्म 11 दिसंबर 1901 को लंदन में हुआ था। माइकल ओकसाट का राजनीति विज्ञान में जो योगदान है वो ये है कि उसने परंपरागत राजनीति विज्ञान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 20वीं शताब्दी में जो व्यवहारवादी क्रांति हुई और जिसने राजनीति विज्ञान को वास्तविक विज्ञानों के समकक्ष लाने का प्रयास किया और मूल्यों को राजनीतिक अध्ययन की परिधि से बाहर करने की चेष्टा की, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति हुई उसने मूल्यों को पुनः राजनीति विज्ञान की परिधि में लाकर खड़ा करने का प्रयास किया। उसमें माइकल ओकसाट ने जो पक्ष लिया वह यह था कि वह मूल्यों को राजनीति विज्ञान में पुनः स्थापित करना चाहता है। वस्तुतः माइकल ओकसाट ये मानता था कि मूल्यों की राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और अकादमिक विषयों में सर्वोच्च वरीयता और प्राथमिकता है। यदि हम मूल्यों को अपने अध्ययन से तिरस्कृत करेंगे तो इस बात की अधिक संभावना है कि हमारा जो विषय है वह अपना लक्ष्य भटक जाएगा और फिर वह मानवता को भी भूल जाएगा। 1930 में जो आर्थिक मंदी आई उस मंदी का माइकल ओकसाट के चिंतन पर असर यह पड़ा कि वह नाजीवाद और मार्क्सवाद दोनों के बिल्कुल विरुद्ध हो गया। नाजीवाद के बारे में उसका मत यह था कि यह विचारधारा अपनी प्रकृति में पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक है और यह एक विशेष जाति की सर्वोच्चता का दावा करती है। अपनी जाति या अपने प्रजाति या अपने नृजाति की सर्वोच्चता का दावा करने वाली कोई भी विचारधारा जो अन्य प्रजातियों के विरुद्ध अपने आप में एक षड्यंत्र रचती हो, माइकल ओकसाट उसे किसी भी मूल्य की कैटेगरी में या श्रेणी में नहीं रखता। माइकल ओकसाट मार्क्सवाद की आलोचना करता है कि वह एक तो हिंसा को प्रश्रय देता है और दूसरा पूंजीपतियों के सामाजिक आर्थिक योगदान की उपेक्षा करता है। माइकल ओकसाट ये मानता है कि राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में या राज्य के लक्ष्य के रूप में समानता को मुख्य धारा में लाने का श्रेय मार्क्सवाद को दिया जाना चाहिए। लेकिन जब वह समानता के लिए हिंसा की बात करता है या राज्य रूपी व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त करने का उद्घोष करता है तो माइकल ओकसाट मार्क्सवाद के प्रति अरुचि व्यक्त करता है और उसे वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं मानता। माइकल ओकसाट आगे चलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जुड़ा और वहां प्रोफेसर के रूप में उसने अपनी सेवाएं देनी शुरू की। यहां उसे अर्नेस्ट बार्कर का साथ और सानिध्य मिला। अर्नेस्ट बार्कर उन दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे और माइकल ओकसाट अर्नेस्ट बार्कर के साथ रहते हुए अपने मन में पल रहे लोकतंत्र से जुड़े उन समस्त भ्रम और संशयों को दूर करने में सफल रहा, जिसके कारण उसने लोकतंत्र को एक ऐसी शासन व्यवस्था मान लिया था जो सभी के हित में काम नहीं कर सकती। यह बार्कर का ही प्रभाव था माइकल ओकसाट के ऊपर कि उसने प्रतिनिधि लोकतंत्र को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कानून जैसे मुद्दों के लिए या जैसे मूल्यों के लिए उचित माना। आगे चलकर जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो माइकल ओकसाट ने
ब्रिटेन की सेना को अपनी सेवाएं दी और एक कार्यवाहक मेजर के रूप में वह सेना में शामिल हो गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो गया और इतनी बड़ी सेना का प्रबंधन करना वित्तीय रूप से उसके लिए लाभदायक नहीं रहा, वह समय भी उपनिवेशीकरण का था और ब्रिटेन का साम्राज्य सिकुड़ रहा था, तो ब्रिटेन ने अपनी बहुत सारे सैनिकों को छुट्टी दे दी या अनेक सैन्य यूनिटों को डिसबैंड कर दिया। परिणाम हुआ माइकल ओकसार्ट पुनः सेना से बाहर होकर अकादमिक जीवन में आ गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पुनः राजनीति विज्ञान विभाग को अपनी सेवाएं देने लगे। ऐसा माना जाता है कि समानता के प्रति माइकल ओकसार्ट के मन में जो प्रेम उत्पन्न हुआ, उसी का परिणाम है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मार्क्सिज्म पर लेक्चर देने वाला वह प्रथम व्यक्ति बना। यह सोचने की बात है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मार्क्स पर लेक्चर देना एक बहुत बड़ी बात थी, और वो भी तब जब दुनिया ने मार्क्स को एक चिंतक के रूप में स्वीकार कर लिया था और दुनिया के तमाम समानतावादी आंदोलनों के लिए मार्क्स को श्रेय दिया जाता था। उस मार्क्स पर भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाला माइकल ओकसार्ट पहला व्यक्ति था। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश बौद्धिक जगत मार्क्स को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आगे चलकर माइकल ओकसार्ट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ा और वहां उसे लास्की का साथ और सानिध्य मिला। लास्की यह चाहते थे कि मेरे बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पॉलिटिकल साइंस की चेयर है उसे माइकल ओकसार्ट संभालें, और यही हुआ भी। लास्की से जुड़ने के कारण माइकल ओकसार्ट के मन में वामपंथ के प्रति एक नए दृष्टिकोण का संचार हुआ और उसने इस बात को स्वीकार किया कि राजनीतिक जीवन में भी केवल विज्ञान और तथ्य से काम नहीं चल सकता। बिना मूल्यों के हम सही राजनीतिक व्यवस्था, सही लोकतांत्रिक प्रणाली, सही सामाजिक संरचना और एक सही आर्थिक व्यवस्था की खोज नहीं कर सकते। आइए अब बात करेंगे अनुभववाद और रूढ़िवाद पर माइकल ओकसार्ट के विचारों की। माइकल ओकसार्ट ने 1933 में अपनी पुस्तक एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड में लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव, उसके विचार और उसके मूल्य अलग अलग होते हैं और वह समय और परिस्थितियों के साथ पलते और बढ़ते हैं और साथ ही बदलते भी हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव और अनुभव से उत्पन्न मूल्य समय के सापेक्ष परिवर्तनशील होता है, उसका कोई अस्थायी स्वरूप नहीं होता। माइकल ओकसार्ट यह मानते हैं कि जैसे जैसे मानव समाज प्रगति करता गया और उसके अंदर राजनीतिक चेतना आई और उसने समाज और राज्य जैसी संस्थाओं का निर्माण किया, और ये संस्थाएं जिनमें प्रमुख रूप से उसने राज्य को लक्ष्य किया और कहा कि राज्य के पास संप्रभुता होती है, नियम कानून बनाने की शक्ति होती है, उसकी अपनी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था होती है, वह अपने मूल्यों को समाज पर थोपने का प्रयास करता है। लेकिन राज्य के मूल्य, वह राज्य जो व्यक्तियों के हित के लिए बना है, व्यक्तियों के द्वारा एक चुना गया या बनाया गया संगठन है, उस राज्य के मूल्य व्यक्तियों के मूल्य से पृथक कैसे हो सकते हैं? और यदि राज्य का कोई अपना मूल्य है तो व्यक्तियों के मूल्यों के समुच्चय का, व्यक्तियों के मूल्यों का एक जो पूरा सेट है, उसका और राज्य के मूल्यों का यदि टकराव होगा तो फिर किसको वरीयता मिलेगी? इस प्रश्न को माइकल ओकसार्ट ने उठाया।
माइकल ओकसाट ये मानता है कि राज्य के पास संप्रभुता है और वह अपने कानूनों को व्यक्तियों के ऊपर थोपने का प्रयास करता है और कानून ही यह तय करता है कि किन मूल्यों को मान्यता दी जाएगी और किन मूल्यों को राज्य अपने लक्ष्य या अपनी परिधि से बाहर कर देगा। माइकल ओकसाट ये मानता है कि राज्य व्यक्तियों के केवल वर्तमान मूल्यों और भावी गंतव्यों का ही निर्धारण नहीं करता, बल्कि अतीत के उसके मूल्यों को भी वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसने का प्रयास करता है, क्योंकि राज्य का मूल चरित्र यह है कि वह अपनी प्रत्येक प्रणाली को वैज्ञानिक कहकर समादृत करने में आनंद प्राप्त करता है। राज्य जिन मूल्यों को वैज्ञानिक कहता है उसे वह आगे ले जाता है, उसे उचित मानता है और उसका पूरा प्रबंधन करता है, और जिन मूल्यों को वह उचित नहीं मानता उसे अपराध की श्रेणी में रख देता है। माइकल ओकसाट कहता है कोई भी मूल्य एक दिन में विकसित नहीं हुआ है, उसके पीछे सदियों के विवेक का अनुभव है या सदियों का विवेक छिपा हुआ है। अतः यदि हम राज्य के द्वारा स्थापित मूल्यों को विज्ञान सम्मत मानेंगे और समय के साथ स्थापित मूल्यों को अवैज्ञानिक कहेंगे, तो माइकल ओकसाट का मानना है कि यह अनुभव की उपेक्षा है और सदियों के विवेक पर एक प्रहार है, एक प्रश्न चिन्ह है। माइकल ओकसाट इसे भ्रमपूर्ण और मिथ्या मानता है कि व्यावहारिक ज्ञान या अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को छोड़ दिया जाए और राज्य अपने नए मूल्यों के अनुसार शासन प्रणाली को गतिमान बनाए। माइकल ओकसाट ने समाज के व्यावहारिक अनुभव को एकेडमिक ज्ञान से या एकेडमिक नॉलेज सिस्टम से अलग किया, क्योंकि जो एकेडमिक नॉलेज सिस्टम है वो स्टेट के साथ खड़ा है और वैज्ञानिकता का दावा करता है, और जो अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसे अवैज्ञानिक कहकर उसकी आलोचना करता है। माइकल ओकसाट के लिए व्यावहारिक अनुभव की उपेक्षा एक मिथ्या और भ्रमपूर्ण कार्य है। माइकल ओकसाट ये मानता है कि समानता ही नहीं बल्कि किसी भी मूल्य को सारे समाज पर या सारी दुनिया पर लागू करना एक प्रकार की गलती होगी। उसने कहा कि दुनिया में विविधताएं हैं और उन विविधताओं का विकास अपने परिस्थिति जन्य अनुभवों से हुआ है, और इन अनुभवों की उपेक्षा करके सारी दुनिया को एक विचार से देखना, एक मूल्य में आबद्ध करना या कोई एक विशिष्ट प्रणाली में सारी दुनिया के लोगों को गूंथ देना, यह उनके अपने मूल्यों और उनके विचारों और उनके अनुभवों के साथ एक प्रकार का अन्याय होगा। माइकल ओकसाट ये मानता है कि परिवर्तन यदि आवश्यक है तो उसे किया जाए, लेकिन केवल बदलाव के नाम पर परिवर्तन किए जाए इसे वह उचित नहीं मानता। माइकल ओकसाट ये कहता है कि रूढ़िवादिता का विकास एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन रूढ़िवाद में भी जो सार्वभौमिक तत्व हैं, जो सार्वभौमिक मूल्य छिपे हुए हैं, उसकी उपेक्षा करना मानव जाति के लिए अच्छा नहीं होगा। उसने रूढ़िवाद को कोई विचारधारा नहीं माना, कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं माना, लेकिन इतना अवश्य कहा कि रूढ़िवाद में भी अनेक जो सकारात्मक मूल्य हैं उसकी उपेक्षा करना किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। उन्नीस में लिखे अपने निबंध ऑन बीइंग कंजर्वेटिव में माइकल ओकसाट ने माना कि जो लोग अनुभव पर विश्वास करते हैं, जो लोग परंपराओं और मूल्यों पर विश्वास करते हैं, जो सदियों के विवेक या समय के विवेक पर विश्वास करते हैं, उनको अवैज्ञानिक कहकर उनकी आलोचना करना उचित नहीं है। ऐसे लोगों को रूढ़िवादी कहना भी उचित नहीं है,
क्योंकि रूढ़िवाद में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो देश काल परिस्थितियों से परे हैं, वह शाश्वत है। रूढ़िवाद का भी अपना एक मूल्य होता है, उसकी अपनी एक पहचान करने की प्रवृत्ति होती है, और वह समय के साथ वह भी अपने को परिमार्जित और परिष्कृत करता चला जाता है। माइकल ऑक्सार्ट का मानना है कि जो रूढ़िवादी हैं वह अज्ञात के स्थान पर जो परिचित है उस पर अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। जो अप्रयुक्त है उसकी तुलना में जिसका उसने प्रयोग किया है उस पर उसे अधिक विश्वास है। जो परिपूर्ण है उसकी तुलना में उसे कम पूर्ण पर विश्वास है, और जो रहस्य है उसके बजाय वह तथ्य को प्राथमिकता देता है। रूढ़िवादी व्यक्ति असीमित की जगह सीमित को महत्व देता है। रूढ़िवादी व्यक्ति जो संभावना है, जो भविष्य के गर्भ में है, उसकी जगह वह वास्तविकता को तरजीह देता है। रूढ़िवादी व्यक्ति जो सुविधाजनक है उसे चुनता है, और रूढ़िवादी व्यक्ति एक यूटोपियन फीलिंग की जगह या एक काल्पनिक आनंद की जगह वर्तमान हंसी पर बल देता है। रूढ़िवाद की अपनी इस व्याख्या को माइकल ऑक्सार्ट ने हमेशा सामने रखा और ये माना कि रूढ़िवादी कोई विचार नहीं होता, वह समय का एक अनुभव होता है। अतः रूढ़िवाद को जड़ मानना यह रूढ़िवाद के प्रति एक असंतोष की अवस्था है, या रूढ़िवाद को जड़ मानना रूढ़िवाद को ठीक से न समझने के बराबर है। माइकल ऑक्सार्ट ने 1965 में अपनी पुस्तक राजनीति में तर्कवाद, रैशनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स में उसने यह माना कि वस्तुतः रूढ़िवाद का सार तत्व यह है कि वर्तमान का जो आनंद है उसे स्वीकार किया जाए। रूढ़िवाद भविष्य के प्रति अपनी एक दृष्टि और सोच रखता है, लेकिन वह वर्तमान मानव समाज द्वारा हासिल की गई सफलताओं और उपलब्धियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप एक विचार के रूप में यह कह सकते हैं कि माइकल ऑक्सार्ट की पूरी विचार श्रृंखला में आपको एडमंड बर्ग के विचारों के दर्शन होते हैं, लेकिन एडमंड बर्ग की जो रूढ़िवादिता है और माइकल ऑक्सार्ट की जो रूढ़िवादिता है उसमें बहुत अंतर है। एडमंड बर्ग ने फ्रांसीसी क्रांति के उन मूल्यों की भी आलोचना की जिसे उस क्रांति के योगदान में रखा जाता है, लेकिन माइकल ऑक्सार्ट ने अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को, विवेक, सदियों के विवेक के द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को, और जो मानव समाज की अब तक की धरोहर है उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी उपेक्षा उसने नहीं की। माइकल ऑक्सार्ट ये मानता है कि जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए किसी बधे बधाए नियम या विज्ञान के किसी सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। जीवन का आनंद हमें अन्य पुरुषों या अन्य अपने ही समान मनुष्यों के साथ प्राप्त करना है। वस्तुतः ऑक्सार्ट ने लिखा है कि मानवीय सभ्यता मनुष्यों के एक दूसरे के साथ किए जाने वाले व्यवहारों और विनियम के माध्यम से आगे बढ़ती चली गई है। मनुष्यों ने जिन व्यवहार के नियमों की खोज की, जिन विश्वासों, आस्थाओं या जिन मूल्यों को अपने समाज में स्थापित किया, वे केवल इसीलिए स्थापित हो पाए क्योंकि उसके पीछे व्यवहार कुशलता थी और एक नैतिकता थी। माइकल ऑक्सार्ट का मत है कि कोई भी अव्यवहारिक या अनैतिक नियम मानव समाज लंबे समय तक स्वीकार नहीं कर सकता, और यदि कोई नियम या कोई सिद्धांत या कोई व्यवहार या कोई अनुभव या कोई परंपरा या कोई प्रथा यदि लंबे समय तक किसी समाज में चलती चली आ रही है तो निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उस प्रथा या उस परंपरा को समाज ने अपनी स्वीकृति दे दी और वह
अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने और बचाए रखने में सफल रहा। पूरे मानव सभ्यता के अस्तित्व और उसके भविष्य का एकमात्र आधार ये है कि उसकी व्यावहारिकता और उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। मनुष्य ने अपने पारस्परिक नियमों से माइकल ओकसार्ट के अनुसार दो प्रकार के संगठन बनाए, एक उद्यम मूलक जिन्हें वह यूनिवर्सिटास कहता है और दूसरा नागरिक समाज जिसे वह यह कहता है कि यह नागरिकों के साहचर्य से बनता है। जिसको यूनिवर्सिटास कहता है उसके अंतर्गत उसने राज्य को रखा है या ऐसी संस्थाओं को रखा है जिसका हम सदस्य बनते हैं। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इस बात को माइकल ओकसार्ट भी स्वीकार करता है और कहता है राज्य संप्रभुता संपन्न इकाई होने के नाते अपने समस्त नागरिकों के लिए कुछ नियमों, कुछ मूल्यों और कुछ कानूनों का निर्माण करता है। लेकिन राज्य के अलावा कुछ अन्य भी संगठन हैं, कुछ अन्य भी संबंध हैं जो हमारी संवेदनाओं और हमारे व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर निर्धारित होते हैं, और इसको उसने नागरिक समाज के अंतर्गत रखा है, जैसे रिश्तेदारी या मित्रता। इस बात को समझने के लिए यह उदाहरण पर्याप्त होगा कि आप अपने मूल्यों के आधार पर, अपनी प्रतिबद्धताओं, विचारों या अपने सिद्धांतों के आधार पर अपना मित्र चुन सकते हैं या अपना कोई रिश्तेदार चुन सकते हैं। लेकिन जब आप एक राज्य के सदस्य के रूप में दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो वहाँ आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, आपको राज्य के नियमों, कानूनों और व्यवस्थाओं को मानना ही पड़ेगा। समाज का कोई व्यक्ति आपके लिए अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, यह आप स्वयं तय कर सकते हैं। आपका अपना मूल्य इसे निर्धारित कर देगा। लेकिन राज्य के लिए एक नागरिक के रूप में आपकी भी उपयोगिता है और उस व्यक्ति की भी उपयोगिता है जिसे आप बुरा मानते हैं या जिसे आप पसंद नहीं करते। वस्तुतः यह मूल्यों का वह टकराव है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक मूल्यों के नाम पर उस समय वैज्ञानिकता और मूल्य सम्मतता ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो रहे थे। वस्तुतः समय के जिस बिंदु पर माइकल ओकसार्ट आता है उन दिनों डेविड का व्यवहारवाद, काम्टे का प्रत्यक्षवाद और ऐसी समस्त विचारधाराएं अपने पीक पर थीं जो व्यक्तियों की तुलना में समाज को या यूं कह लें कि राज्य को महत्व देती थी। और राज्य एक समग्रता का बोध कराता है और व्यक्ति एक अकेली इकाई का, और व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यों के लिए अपने हितों का बलिदान करना चाहिए। यह एक भावना जो समाज में घर कर गई थी, इन सब के विरुद्ध एक प्रकार का विद्रोह है माइकल ओकसार्ट का अनुभव पर आधारित चिंतन या उसका अनुभववाद और उसका रूढ़िवाद। उसने अतीत की उपलब्धियों को स्वीकार किया, उसमें आवश्यकता पड़ने पर परिमार्जन और परिष्करण के लिए लोगों को प्रेरित किया, लेकिन अतीत की उपलब्धियों को अस्वीकार करके नए मूल्यों की स्थापना केवल इसलिए की जाए क्योंकि यही वैज्ञानिक है और बाकी चीज़ें वैज्ञानिक नहीं है, इस बात का उसने विरोध किया। अब हम बात करेंगे मानव आचरण या मानव स्वभाव पर माइकल ओकसार्ट के विचारों की। माइकल ओकसार्ट का मत है कि मानव स्वभाव या मनुष्य के आचरण का कोई एक सर्वमान्य मापदंड विकसित नहीं किया जा सकता, और यह मानना कि मनुष्य अच्छा है या यह मान लेना कि मनुष्य बुरा है, यह दोनों बातें परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। हो सकता है जिसे आप अच्छा मानते हो, परिस्थितियां बदलने पर आप उसे बुरा कहें, या जिसे आप बुरा मानते हैं हो सकता है परिस्थितियां बदलने पर आप उसे ही अच्छा मानने लगें। वस्तुतः मानव आचरण पर उसने जो विचार प्रस्तुत किया वह अपनी पुस्तक ऑन ह्यूमन कंडक्ट जो 1975 में पब्लिश हुई थी उसमें उसने व्यक्त किया। उसने जब हाब्स की पुस्तक लेवायथन पर कमेंट किया तो वहाँ भी इसकी एक झलक आपको मिलेगी कि उसने किस तरह हाब्स के मानव स्वभाव पर, जैसा कि उसने बताया था कि मनुष्य लोभी है, स्वार्थी है, अहंकारी है, झगड़ालू है,
उसे एक पक्षी बताया। मानव स्वभाव पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए माइकल ओकसार्ट कहता है कि मनुष्य में दो प्रकार की मुख्य प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। एक इच्छा या चाह या किसी वस्तु के प्रति उसका अनुराग, और दूसरा है उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो अनेक विकल्प मौजूद हैं, उन विकल्पों में से किसी एक को सबसे अच्छा मानकर चुन लेने की मनुष्य की प्रवृत्ति। माइकल ओकसार्ट कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो गुण है और जिसके कारण वह बुद्धिमान माना जाता है, वो यह है कि वह अनेक विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प को चुन लेता है, और यह उसकी बुद्धिमानी का प्रमाण है कि वह तर्क करता है, सोचता है, इतिहास के अनुभवों के आधार पर अनेक विकल्पों पर विचार करता है। माइकल ओकसार्ट ने माना कि पूरे यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता ने जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रगति की, जो विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए, जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनाई, उन सब के पीछे मनुष्य का यही जो बुद्धिमत्ता से भरा हुआ स्वभाव है, जिसमें वह अनेक विकल्पों में से किसी एक को चुन लेता है, यही मूल कारण है। मनुष्य ने जितनी भी संस्थाएं बनाई, माइकल ओकसार्ट उसे दो वर्गों में बांट देता है, या मनुष्य के परिश्रम या उसके विचार से जो संस्थाएं जन्म लेती हैं उसे वह दो भागों में विभाजित करता है। एक उद्यम मूलक, जिसको उसने यूनिवर्सिटास कहा, और दूसरा नागरिक संघ, जिसे उसने सोसाइटास कहा। जो उद्यम मूलक संघ है, इसके अंतर्गत ओकसार्ट राज्य को रखते हैं, और राज्य संप्रभुता संपन्न होने के नाते और अपने उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जिसे वह राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक मानता है, उसे ही वैज्ञानिक कहकर महिमा मंडित करने लगता है, और जो उन नियमों की अवहेलना करता है उसे वह दंडित भी करता है। राज्य अपने अम्ब्रेला के नीचे आने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर उन नियमों को आरोपित कर देता है और कहता है कि आपको इसे मानना ही पड़ेगा। और जो दूसरा संघ मनुष्य के स्वभाव या आचरण से जन्म लेता है, वह है नागरिक संघ या सोसाइटाज। नागरिक संघ में थोड़ी सी लिबर्टी होती है, थोड़ा सा स्पेस होता है कि हम अपनी बात कह लें, सुन लें, अपने मूल्यों के आधार पर हम किसी को चुन लें। लेकिन जब हम राज्य के अंतर्गत आते हैं तो वहाँ हमारे मूल्य, हमारे नियम, हमारे सिद्धांतों का कोई मतलब और महत्व नहीं रह जाता। सब कुछ राज्य की अधीनता में चला जाता है। उसके अंतर्गत ही हमें अपने संबंधों और संवेदनाओं का निर्वहन करना होता है, क्योंकि हम राज्य से बड़े नहीं हैं। मानव आचरण पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए माइकल ओकसार्ट ये कहते हैं कि जो साहचर्य पर आधारित संबंध होता है उसमें व्यापकता और गहराई होती है, और जो संबंध राज्य के द्वारा बनाया जाता है उसमें औपचारिकता होती है। जो संबंध गहराई और विस्तार के साथ बनते हैं उसमें उन मूल्यों का समावेश होता है जो हमने अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त किए हैं, और जो मूल्य राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं उसमें अनुभव नहीं बल्कि राज्य का हित छिपा होता है। राज्य अपने उस हित को प्राप्त करने के लिए या उससे जुड़े हुए अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियम बनाता है, नीतियां बनाता है और कार्यवाहियां करता है, और हमें उनके नियमों, नीतियों और कार्यवाहियों को स्वीकार करना पड़ता है। राज्य का अपना एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य के लिए प्राप्त के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों को वह उचित, वैज्ञानिक और आवश्यक मानता है,
और एक ऐसी स्थिति में राज्य ने आज अपने को खड़ा कर लिया है कि व्यक्ति उसके किसी नियम कानून का विरोध नहीं कर सकता। राज्य एक ऐसा संगठन बनकर आज हमारे सामने खड़ा है जो हमारे आचरण या हमारे व्यवहार या हमारे स्वभाव से ऊपर का दर्जा प्राप्त कर लिया है और उसने हमको अपनी अधीनता में लाकर खड़ा कर दिया है। वस्तुतः राज्य के पास जो बाध्यकारी सत्ता है उसके कारण आज नागरिक समाज उसके सामने एक तरीके से आत्मसमर्पण करता हुआ प्रतीत होता है। माइकल ओकसाट इस बात पर बल देना चाहता है कि हर व्यक्ति के आचरण और स्वभाव अलग अलग होते हैं। यदि हम यह मान लें कि हाब्स ने सही कहा कि सभी मनुष्य लोभी हैं, स्वार्थी हैं, अहंकारी हैं, झगड़ालू हैं, तो निश्चित रूप से सभी के ऊपर इन मूल्यों को थोपा नहीं जा सकता और न तो हम लाख की तरह सभी को अच्छा और सामाजिक मान सकते हैं। इसी आधार पर वो कहता है कि राज्य भी यदि किसी एक साचाबद्ध ढांचे में या किसी एक विशेष ढांचे में सभी को फिट करना चाहता है या सभी को स्थापित करना चाहता है तो यह वैसे ही गलत बात होगी जिस तरह हाब्स का सिद्धांत एक पक्षीय है, लाक का सिद्धांत एक पक्षीय है और दोनों ने अपने विपरीत सिद्धांतों की अवहेलना की। हाब्स ने नहीं माना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लाक ने नहीं माना कि मनुष्य एक असामाजिक प्राणी भी हो सकता है या समाज विरोधी भी हो सकता है। उसी तरह आज राज्य भी यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो कुछ वह कह रहा है उसके विपरीत बात भी सत्य हो सकती है। वस्तुतः मनुष्य ने अपने आचरण के तरीके परंपराओं, मूल्यों और समय के साथ विकसित किए हैं और उनकी अवहेलना करके राज्य द्वारा मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करने के लिए किसी नए पैरामीटर या किसी नए सिद्धांत की खोज अतीत के साथ उसके द्वारा किया जाने वाला एक अन्याय है और यह मानव आचरण के संपूर्ण और समग्र पक्ष को देखने में एक प्रकार की असमर्थता है। मानव जाति ने नैतिकता के जिन नियमों को समय के साथ संजोया है, समय के साथ प्राप्त किया है, उन नैतिकता को भी आज कानून के सम्मुख एक प्रकार से द्वंद्व के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। माइकल ओकसाट नैतिकता और कानून को एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं मानते, लेकिन जो राज्य के द्वारा स्थापित कानून है वह एक प्रकार से आधुनिक प्रक्रिया है और नैतिकता के जो मापदंड हैं वह ऐतिहासिक धरोहर है। मानव आचरण पर अपनी अंतिम बात करते हुए माइकल ओकसाट ये कहता है कि जो अतीत की उपलब्धियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में मानव आचरण के मूल्यों का जो विकास हुआ है उन मूल्यों की उपेक्षा करके कोई भी राज्य अपने नए नियमों को लंबे समय तक या दीर्घजीवी रहने का स्वप्न नहीं देख सकता। कुल मिलाकर माइकल ओकसाट जिन वैज्ञानिक मूल्यों की अप्रासंगिकता की बात करते हैं या उनके दीर्घजीवी न होने की बात करते हैं, इन सब के पीछे एकमात्र कारण ये था कि वह व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद द्वारा स्थापित उन मान्यताओं का या उन अंध मान्यताओं का विरोध करते हैं जिसमें हर चीज को विज्ञान की दृष्टि से देखने, समझने और जानने का प्रयास किया जाता है। माइकल ओकसाट ने राजनीति विज्ञान को एक ऐसे समय में मूल्यों की ओर धकेला जब मूल्यों को अवैज्ञानिक या अप्रामाणिक कहकर के तिरस्कृत किया जा रहा था। उनके इसी प्रतिबद्धता के कारण, बल्कि यूं कह लें मूल्यों को स्थापित करने की प्रतिबद्धता के कारण, मार्गरेट थैचर ने उन्हें ब्रिटेन के एक बड़े नागरिक सम्मान से पुरस्कृत करने के लिए प्रस्ताव भेजा, जिसे माइकल ओकसाट ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। आज माइकल ओकसाट को राजनीति विज्ञान में केवल मूल्यों को स्थापित करने के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि राज्य को भी उन्होंने यह संदेश दिया कि जो राज्य उन मूल्यों का विरोध करता है जो इतिहास की धरोहर हैं, वस्तुतः
यह भी अपने आप में ही एक मूल्य है। और राज्य स्वयं आज सबसे बड़ा निर्माता है, सबसे बड़ा रचयिता है और सबसे बड़ा संस्थापक है उन मूल्यों का जिसे वह अपने लिए श्रेयस्कर मानता है और उन मूल्यों का विरोध करता है जो ऐतिहासिक नागरिक साहचर्य से उत्पन्न हुए हैं।